हेलो। हाँ हाँ, तो मैंने बोला मैं डॉक्टर अलका सक्सेना एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर स्पेशलिस्ट हूँ। प्रॉपर काउंसलिंग सेशंस देती हूँ। जिस किसी पेशेंट को कोई भी परेशानी होती है तो उसके लिए मैं उसको जिस प्रॉब्लम से रिलेटेड उसको समस्या है उसी का समाधान करती हूँ। यदि बीमारी एक्यूपंक्चर से ठीक हो जाती है तो मैं एक्यूपंक्चर देती हूँ। यदि एक्यूप्रेशर से ठीक हो जाती है, कुछ पेशेंट निडल नहीं लगवाना चाहते हैं तो एक्यूप्रेशर के थ्रू ट्रीटमेंट देती हूँ। कुछ मेंटल डिजीज होती हैं जिनका मैं प्रॉपर काउंसलिंग सेशंस लेती हूँ, जैसे कि टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोम्निया, बहुत सारी मेंटल डिजीज होती हैं। स्ट्रेस, फोबिया, फियर, बहुत ज्यादा। आजकल तो कोरोना के बाद से मेंटल इश्यूज ज्यादा हो रहे हैं पेशेंट्स को। मैं ये रियलाइज कर रही हूँ क्योंकि फियर ऑफ डेथ बहुत ज्यादा हो गया है और इस सिनेरियो में बहुत ज्यादा डिजिटल मीडिया की वजह से लोग बहुत डिप्रेशन में भी आ जाते हैं कि वो होड़ में लगे हैं जिंदगी। हाँ, तो एंजाइटी बहुत ज्यादा हो रही है पेशेंट्स को, तो बहुत सारी चीजों का इलाज मैं काउंसलिंग सेशन के थ्रू करती हूँ। तो जिस पेशेंट को जिस चीज की जरूरत होती है, मैं रेकी हीलर भी हूँ, प्राणिक हीलर भी हूँ और मैं डिस्टेंस हीलर भी हूँ। तो यदि पेशेंट मेरे पास नहीं आ सकता है लखनऊ इंदिरा नगर में, तो मैं डिस्टेंस हीलिंग के थ्रू देश विदेश तक में भी अपनी हीलिंग करती हूँ। तो काफी पिछले 15 साल का अच्छा एक्सपीरियंस है और मेरे अनुभव के थ्रू हाँ, आप पेशेंट इतना कॉन्फिडेंस में आ जाता है जब पहली बार मरीज आता है मेरे पास, तो ही वो इतना, क्योंकि इतनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम अपना ट्रीटमेंट देते हैं कि उसकी सोच ही सकारात्मक हो जाती है और एक एश्योरेंस आ जाता है, एक विश्वास आ जाता है, एक आशावादी बन जाता है पेशेंट कि हाँ मैं ठीक हो सकता हूँ। और डेफिनेटली हमने कई पेशेंट्स को ठीक करा है। मेरे पास यदि कोई भी मरीज आया और यदि वो फिजिकल डिजीज से रिलेटेड आया, लेकिन हम उसको पूरी तरीके से ठीक करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो तन की प्रॉब्लम हो, मन की हो या धन की। मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल सारे एस्पेक्ट को प्रॉपरली हैंडल करती हूँ। तो इसलिए यदि किसी भी कोई भी मरीज है, बच्चा, बूढ़ा और जवान, कोई भी है, मेल फीमेल, तो वो हमारे पास आने में बहुत ही कंफर्टेबल रहते हैं, क्योंकि पहले तो हम बहुत अच्छे से फैमिलियर वे में उनसे बात करते हैं। डॉक्टर और पेशेंट का कोई एक वैसा रिलेशन नहीं रखते हैं कि कोई उसने बस बीमारी बताई, हमने मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी, इतना नहीं। हम उसके एम्पैथी के साथ करते हैं और सिंपैथी के साथ ट्रीटमेंट देते हैं। पहले जब पेशेंट आता है तो प्रॉपरली उससे IPR डेवलप करते हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ताकि वो रेपो डेवलप हो जाता है। उसके बाद पेशेंट को हैंडल करना इजी हो जाता है। और दूसरी चीज, हम पेशेंट को पूरा टाइम देते हैं। सपोज पहले से ही वो तनावग्रस्त है या किसी परेशानी में है, तो उसको एक एक करके समझाने की कोशिश करते हैं और वो मुझे पूरी तरीके से अपनी हिस्ट्री बताता है। तो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। आजकल के डॉक्टर्स के पास समय की ही तो कमी होती है, तो हम पूरा समय देते हुए पेशेंट को एक एक चीज, उसकी छोटी से बड़ी सारी समस्याओं को ध्यान से सुनते हैं, उसके बाद उसका समाधान निकालते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि पेशेंट को अंदर से ये फील आना चाहिए कि मैं सही डॉक्टर के पास इलाज कराने आया हूँ। बिल्कुल। ये जो फिजियोथेरेपी क्या होती है और आम लोगों के लिए ये क्यों जरूरी है? फिजियोथेरेपी एक फिजिकल लेवल पर कुछ मशीन्स के थ्रू होती है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि फिजियोथेरेपी, फिजिकल रूप से उसको थेरेपी देना, इसके लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। 1 ईयर एंड 2 ईयर्स का प्रॉपर कोर्स होता है, जिसके द्वारा पेशेंट को एक एक एक्सरसाइज के थ्रू बताई जाती है, छोटे से बड़े सारे जॉइंट से रिलेटेड और मस्कुलर जितनी भी मांसपेशियां हैं उन सभी से रिलेटेड सारी एक्सरसाइजेस प्रॉपर वे में बताना, ये फिजियोथेरेपी के अंदर आता है। फिजियोथेरेपी जो होता है, जो फिजियोथेरेपी होती है, सिर्फ चोट या एक्सीडेंट के बाद ही जरूरी होती है? यदि कोई सर्जरी हुई है, ऑर्थोपेडिक जो सर्जन होते हैं, तो उसके बाद फिजियोथेरेपी मस्ट होती है। जैसे बायलेटरल TKR हुआ, सपोज दोनों घुटनों का ऑपरेशन हुआ या रिप्लेस कराया, उसके बाद फिजियोथेरेपी मस्ट है। क्योंकि डॉक्टर ने तो चाहे रोबोटिक करा चाहे वो फिजिकल करा, उसने
नी तो रिप्लेस कर दिया, लेकिन उसके बाद यदि हमने फिजियोथेरेपी नहीं कराई प्रॉपर वे में तो वो कंफर्टेबिलिटी नहीं आती है। मतलब आपका जो आर्टिफिशियल घुटना जो लगा है, हाँ, और जो हमारी नेचुरल मसल्स हैं और बोन्स हैं उनके साथ वो बिल्कुल कंफर्टेबल फॉर्म में जब आ जाता है या कंफर्टेबल हो जाता है उसके बाद इजीली पेशेंट मूव कर सकता है। तो फिजियोथेरेपी का रोल वहाँ बहुत ज्यादा है। और भी जैसे कि ऑफिस में बैठ के जो काम करने वाले हैं या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत बैठने या मोबाइल ज्यादा इस्तेमाल करने से क्या शरीर पर इसका कोई असर पड़ता है? सर्वाइकल हो जाता है। ज्यादातर हमारे पास पेशेंट्स जो लैपटॉप या पामटॉप या मोबाइल ज्यादा यूज करते हैं, जो डिजिटल मीडिया का ही सिनेरियो चल रहा है इस समय, तो इस समय को देखते हुए ये जरूरी भी है काम करना उस तरह, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में यदि हम स्ट्रेच कर ले, अपनी गर्दन को पीछे की तरफ स्ट्रेच कर लें तो सर्वाइकल से हम बच सकते हैं। होता क्या है कि लगातार हम गर्दन झुका के काम करने से एक सर्वाइकल नस का कंप्रेशन हो जाता है। C1 से C7 नर्व्स होती हैं, तो उन नर्व के कंप्रेशन की वजह से सर्वाइकल स्टार्ट हो जाता है। तो जब थोड़ा थोड़ा कंप्रेशन होता है तब यदि हम इग्नोर कर देते हैं तो वो एक क्रॉनिक डिजीज या सीवियर रूप धारण कर लेता है। तो ये जरूरी है कि समय रहते ही उचित समय पर यदि हमने सर्वाइकल का प्रॉपर ट्रीटमेंट इनिशियल स्टेज पर ही ले लिया, पोस्चर को अपना ठीक कर लिया, थोड़ी थोड़ी देर में हम गर्दन को पीछे ले जाकर स्ट्रेच करें तो इस भयावह स्थिति से बचा जा सकता है। सर्वाइकल से आसानी से निजात पाया जा सकता है। ज्यादातर पेशेंट्स को रॉन्ग पोस्चर की वजह से ही ये प्रॉब्लम्स होती हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन मैम ये है फिजियोथेरेपी को लेके ही कि जो खेल कूद करने वाले युवा है और या फिर महिलाएं और जो पुरुष है, क्या फिजियोथेरेपी इन दोनों के लिए अलग अलग है और इन दोनों के लिए क्या महत्व है इसका? सर्वाइकल से रिलेटेड जी देखिए, मेल और फीमेल डजंट मैटर। देखिए, बोन और नर्व तो सबके पास सेम है जी, लेकिन क्योंकि फीमेल का हैवी ब्रेस्ट होते हैं तो ज्यादा सर्वाइकल के चांसेस रहते हैं, और मेल में मसल्स स्ट्रेंथ होता है, फिजिकली वो स्ट्रांग होते हैं तो कम होता है। तो रेशियो वाइज देखा जाए तो फीमेल में ये प्रॉब्लम ज्यादा आजकल नोटिस की जा रही है। और सबसे ज्यादा तो मेल फीमेल से भी ज्यादा बढ़कर ये है कि जिस इंसान ने भी अपना पोस्चर रॉन्ग कर दिया, यदि बैकबोन को स्ट्रेट रहना चाहिए और लगातार हम आलस से उसको नीचे की तरफ गर्दन लगातार झुकाए रहे और बीच बीच में थोड़े थोड़े अंतराल में यदि हमने उसको स्ट्रेचिंग या स्ट्रेच नहीं किया तो ये प्रॉब्लम एक डिजीज का रूप धारण कर लेती है। ओके। और मैम जैसे कि डिप्रेशन और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े कुछ सवाल है, जैसे कि आज के समय में डिप्रेशन इतना क्यों बढ़ रहा है और डिप्रेशन के जो शुरुआती जो लक्षण होते हैं उन्हें लोग कई बार नजरअंदाज कर देते हैं, ऐसा क्यों? जब भी डिप्रेशन होता है पहले तो फील ही नहीं आ पाता है, पेशेंट को ये नहीं पता चल पाता है कि डिप्रेशन है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा अवसाद की स्टेज आने लगती है जब हमारा मन कहीं और नहीं लगता, सबके साथ मिक्सअप होने का मन नहीं करता, अकेलापन अच्छा लगता है, अंधेरा अच्छा लगता है, लोगों से मिलनसार नहीं रहते। ये सारे सिम्टम डिप्रेशन के हैं। डिप्रेशन में एक ये फील आ जाता है कि ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा, एक एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है। और अवसाद की स्टेज में ज्यादातर पेशेंट्स यही फील करते हैं कि कहीं मन नहीं लगता, उनका किसी भी काम में मन ही नहीं लगता और हमेशा लो एनर्जी को फील करते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है, एनर्जी लेवल लो हो जाता है, कभी कोई एनर्जेटिक ही नहीं, कोई स्फूर्ति वाली काम ही नहीं कर पाते हैं वो। तो इस स्टेज पर ये होता है कि वो डिप्रेशन से ग्रस्त हो जाते हैं और जब तक उनको ये चीज समझ में आती है तब तक काफी देर हो जाती है, फिर वो साइकियाट्रिक का हेल्प लेते हैं और फिर वो सेडेटिव मेडिसिन दे देते हैं। ये इसका एक्चुअल कोई इलाज नहीं है। डिप्रेशन के लिए यदि पेशेंट कुछ एक्सरसाइज करे, योगा करे, मेंटल डिजीज है तो मेंटली हमें सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन उस चीज से बाहर निकाल सकता है। जब भी हम किसी भी ईश्वर या किसी भी
हायर सोर्स से एनर्जी को कनेक्ट करते हैं तो उसकी एनर्जी हमारे अंदर फ्लो करने लगती है। कोई भी डिप्रेसिव पेशेंट होगा उसको तुरंत एनर्जी हाई फील होगी, बेटर फील होगी। इसीलिए हमेशा उसको अच्छी चीजें सोचना, अच्छी चीजें पढ़ना, अच्छी चीजें देखना, या ईश्वर में यदि रुचि है तो ईश्वर के मंत्र को लगातार चैंट करना, जिस भी धर्म का है वो उसी चीज में कनेक्ट हो जाए, अपने से हायर सोर्स से कनेक्शन के थ्रू एनर्जी को फ्लो पाए और आसानी से उस डिप्रेशन से मुक्त हो सकता है। इसमें मेडिटेशन बहुत अच्छा रोल अदा करता है, अहम भूमिका है इसकी। और हमारे थ्रू एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर के द्वारा पेशेंट में कुछ पॉइंट्स होते हैं, उसको मैं पॉइंट लगा देती हूँ और पेशेंट को सिखा भी देते हैं कि कैसे हमें करना है। इवन हम उनको मेडिटेशन के भी कुछ तरीके बताते हैं, उसकी प्रॉपर कमेंट्री वे में बताते हैं, कैसे विजुअलाइज करना है, कैसे अपनी एनर्जी को हायर लेवल पर पहुंचाना है। ये सारी चीजें हम उनको सिखाते हैं और वो आसानी से उन सबसे बाहर निकल सकता है। ओके मैम, नेक्स्ट सवाल ये है कि आज के युवाओं में स्ट्रेस और एंजाइटी क्यों बढ़ रही है? आज के स्ट्रेस का रीजन यही है कि भागदौड़ की जिंदगी हो गई है, एक दूसरे से कंपटीशन ज्यादा हो गया है। हर समय डिजिटल मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया है कि हर समय इंसान पीछे ही फील करता है, उसको लगता ही नहीं कि मैं उतना स्पीड से आगे बढ़ पा रहा हूँ। मेनली कम्पिटिटिव माहौल है, पीयर प्रेशर है, इस वजह से मतलब आप लोग काम का बहुत ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है, इसी वजह से वर्कलोड बढ़ रहा है, वो कोप अप नहीं कर पाते उस चीज को। हाँ, लाइफ स्टाइल चेंजेस हो रही है, नींद प्रॉपर लेते नहीं है, एंजाइटी बढ़ती जाती है, हमेशा ही उत्तेजित माहौल में रहते हैं, हमेशा ही गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, पैनिक हमेशा रहते हैं। तो ये सब चीजें एंजाइटी के सिम्टम्स हैं। तो इसमें क्या होता है कि वर्कलोड, या एक तो वर्कलोड मेजर रीजन है, दूसरी चीज यदि जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है, जो वो काम कर रहे हैं वो यदि उनके मन का नहीं है, उन्हें अंडर कंपल्शन या अंडर प्रेशर वो काम करना पड़ रहा है, तो भी एंजाइटी बढ़ जाती है। एंजाइटी के और भी कई कारण होते हैं। तो हमें ये समझना, स्ट्रेस इज द मेजर रीजन। हर चीज का लाइफ स्टाइल डिजीज होती है ये, हर चीज का रूट कॉज ओनली एंड ओनली स्ट्रेस एंड टेंशन। ओके मैम, लास्ट क्वेश्चन है कि जनता के लिए जागरूकता वाले सवाल आम लोग कब समझेंगे कि अब उन्हें फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए? तो मतलब एक हमारे जो ऑडियंस है उनके लिए आप क्या एक छोटा सा मैसेज देना चाहेगी, जैसे कि स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन को लेके? हाँ, देखिए आजकल जो भी सिनेरियो चल रहा है उसमें सबसे ज्यादा फिजियोथेरेपी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, काउंसलिंग इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि पोस्चरल प्रॉब्लम, आलसी हो गए हैं लोग, लेट के काम करते हैं, लैपटॉप पे कंफर्टेबल मोड पे रहते हैं, मोबाइल पे इजी मोड पे लेटे हैं, तो पोस्चरल प्रॉब्लम है। यदि हमने अपने पोस्चर को ठीक कर लिया तो ये जितनी भी परेशानी है, सर्वाइकल हो, बैकएक हो, माइग्रेन हो, स्ट्रेस हो, बीपी और शुगर हो, ये सारी चीजें कम की जा सकती है। ये सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, तो आसानी से क्योरेबल है। डेली योगा करें, मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, एक हेल्दी भोजन लें, बैलेंस डाइट खाएं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिएं। मैं यही उनसे गुजारिश करूंगी, सभी के लिए यही संदेश देना चाहूंगी। ये सब अपने लाइफ को बहुत अच्छे से अच्छी एक हेल्दी और हैप्पी लाइफस्टाइल जिएं। थैंक यू। आपसे बात करके वाकई में बहुत अच्छा लगा, और जितने जानकारी मैंने आपसे ली, अपनी ऑडियंस के लिए ली, जितने क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, उन सब के बारे में मुझे लगता है मुझे कुछ ज्यादा ही अच्छा फील हो रहा है। मैं यही चाहती हूँ, मेरा तो जिंदगी का उद्देश्य ही है कि सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुशहाल जिंदगी जिए। और यदि मैं किसी के लिए सेवा भाव से कुछ कर सकूं तो ये मेरी खुशकिस्मती होगी। धन्यवाद आपका भी। थैंक यू अलका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपना इतना कीमती टाइम दिया। थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी और ये जरूर सक्सेस होगी। धन्यवाद। थैंक यू। Hello to all
ऑल द लवली पीपल, ग्लोबल नमस्ते। मेरा नाम सिमरन आहूजा है और आप देख रहे हैं आइडिया टुडे टीवी। सिर्फ इसी चैनल पर देखिए। आप मुझे देख रहे हैं इसी चैनल पर। तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार। थैंक यू।